जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के पिछले वर्षों के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं, तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवाल पेपर में बनते हैं, ज़्यादातर सवाल जो है पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पेपर से ही उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को करके जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बिना किसी देरी के धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और आप कोशिश भी कर सकते हैं कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना होता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट और आपका दिया है 45 मिनट। साथियों, माइक्रो टीचिंग क्या होता है? अभी तो आप मान लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब वहाँ पर जो है आपको माइक्रो टीचिंग करने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपके पास जो है 36 मिनट का समय दिया जाएगा। एक क्लास रूम होगी, उसमें जो है स्टूडेंट बैठे होंगे या उसमें जो है आपके सीनियर बैठे होंगे, या मतलब आप समझिए स्टूडेंट बनकर ही बैठे होंगे, या उसमें कुछ टीचर होंगे। तो मतलब 36 मिनट का आपको उसमें समय दिया जाता है, जिसमें से ध्यान से सुनिएगा, इस 36 मिनट में क्या क्या होता है। 6 मिनट आप पढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद 6 मिनट में जो है जो ऑब्जर्वर होंगे या जो आपके सीनियर क्लासरूम में बैठे होंगे या जो टीचर होंगे, वो क्या करेंगे भाई? वो प्रतिक्रिया देंगे। उनसे आप प्रतिक्रिया लोगे, ठीक है। वो प्रतिक्रिया देंगे कि आपने जो है अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कहाँ आप कमियां कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 मिनट हो गया। उसके बाद 12 मिनट आपका क्या होता है? आप फिर से सुधार करोगे, जो है नई योजना बनाओगे आप। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए नई योजना बनाओगे। 12 मिनट का समय फिर ये हो गया आपका। फिर 6 मिनट का समय जो होता है रीटीच, यानी फिर से आप पढ़ाओगे उसी टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद 6 मिनट जो होगा फिर आप दोबारा प्रतिक्रिया लोगे, क्या हमने जो है चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उदाहरण देकर चीज़ों को समझाया है, सबको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये साथियों होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो होता है 36 मिनट का समय दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में। बस आप इतना से याद रखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना होता है साथियों? 36 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बीएड करोगे, एडमिशन जब आप लोगे, तब आप जान जाओगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में वृद्धि, साधारण परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएं, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर पिछले साल का क्वेश्चंस पेपर ही कर लेते हैं तब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर गुणात्मक वृद्धि यानी गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं विकास जो है, डेवलपमेंट केवल कद बढ़ना नहीं होता है, बल्कि कार्य क्षमता और व्यवहार में जो है सुधार आना। यह जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। यानी जो साथियों डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विकास का साथियों अर्थ ये नहीं होता है कि आप खंबे जैसे लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन आप में जो है गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। किसी में भी जो है गुणात्मक परिवर्तन अगर आ रहा है तो यही विकास का जो है एक सटीक और अच्छा अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर आप बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? बताएं। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर महबूब उल हक पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
तो साथियों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ये भी सवाल आपका पेपर में पूछा गया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ये सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखें, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पर आप लोग करें। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए, बताएं। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, तो जो लोग जा रहे हैं बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। इनाम का, सख्ती का, अज्ञानता का, स्तुति का। 5 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दे दें। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनाम आपका नेगेटिव टैग वर्ड है साथियों, इनाम तो बिल्कुल नहीं देना है। सख्ती ये भी आपका गलत है, अज्ञानता ये भी आपका गलत है। स्तुति यानी प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए साथियों। स्तुति का यानी प्रशंसा का उपयोग किया जाना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, प्रशंसा जो है एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है। जब हम बच्चे की तारीफ करते हैं तो वह उस अच्छे काम को जो है बार बार दोहराता है, इसलिए जो स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए किसी भी बच्चे की। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियां, समाज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो गया, पाठचर्या दिया है, कक्षा है, गतिविधियां हैं, और आपका दिया है साथियों यहाँ पर समाज। जो लोग जा रहे हैं पाठचर्या ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम, क्या भाई, पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम जो है बड़ा है, जिसमें स्कूल की हर गतिविधि शामिल होती है, जबकि सिलेबस जो है केवल विषयों की सूची है जो इसका एक भाग है। ठीक है, यानी आपका पाठ्यचर्या आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम दोस्तों क्या होता है, पाठ्यक्रम जो है कैरिकुलम होता है। क्या भाई, पाठ्यक्रम जो है कैरिकुलम होता है, जिसमें जो है स्कूल की हर गतिविधि शामिल होती है। लेकिन साथियों पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है, पाठ्यचर्या, यानी इसे सिलेबस बोलते हैं। क्या, सिलेबस। और सिलेबस आप जानते हैं लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है पाठ्यचर्या, ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग करें। यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलें। जो लोग जा रहे हैं बिना बोझ के सीखना ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों यशपाल समिति रिपोर्ट ने जो है सिफारिश की कि बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम किया जाए और रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षा दी जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशपाल समिति जो रिपोर्ट थी साथियों 1993 में जो है आई, इस रिपोर्ट ने सिफारिश की कि बच्चों के स्कूल बैग का बोझ जो है कम किया जाए और रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षा विकसित की जाए। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है, बताइए। अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, सीखने के इच्छित परिणाम, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सीखने के इच्छित परिणाम ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका अर्थ है वह बदलाव जो एक शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद छात्र के व्यवहार या ज्ञान में देखना चाहता है। ठीक है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, सीखने के इच्छित परिणाम, यानी परिणाम का क्या होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहा है,
तो उसका उद्देश्य क्या होगा, वो मतलब उसकी इच्छा होगी कि अच्छा परिणाम मिले। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सीखने के इच्छित परिणाम ऑप्शन नंबर 4 जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, बताइए। सवाल नंबर 9 का आंसर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, भीड़ भाड़ पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, सहयोग और शेयरिंग जो है सामाजिक क्रियाएं हैं, जबकि भीड़ भाड़ एक भौतिक स्थिति होती है जिसका सामाजिक नैतिकता से सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भाई सेशन को आप लोग ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ कंटेंट को कंसाइज किया गया है, आप तक जो है पहुँचाया जा रहा है। बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आप जानते हैं साथियों, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जैसी आपकी इच्छा हो। फिलहाल आपके हाथ में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना, निराशा, विस्थापन, डिसआर्टिकुलेशन यानी विच्छेदन, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। चलिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना निराशा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जब कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो जो मानसिक तनाव पैदा होता है उसे ही कुंठा या निराशा कहते हैं। क्या भाई, उसे ही जो है कुंठा या निराशा कहा जाता है। तो आप सीधी लैंग्वेज में समझिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की अवरुद्ध करना फिर क्या हो जाएगा, फिर निराशा आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इनमें से कौन जो है कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, बताइए। सवाल नंबर 11 यहाँ पर दिया, आप आंसर बताएं। इनमें से कौन जो है कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, सवाल नंबर 11 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं तरीका ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनमें से कौन जो है कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, तो वो है आपका तरीका। अगला सवाल, अनुशासनात्मक शब्द ... को प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है, संचालन, नियंत्रण, आयोजन, योजना। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 12 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, बताएं। चलिएगा, अनुशासनात्मक शब्द ... को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं योजना पर, कहाँ पर भाई, योजना पर जो साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, अनुशासनात्मक शब्द जो है योजना को प्रबंधन तकनीक का कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है नेक्स्ट, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन, समस्या समाधान। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करें। जो लोग जा रहे हैं समस्या समाधान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, यह जो है जॉन डेवी के करके सीखने के विचार पर आधारित है। इसमें जो है बच्चा खुद समस्या हल करके सक्रिय ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो जो समस्या समाधान विधि होती है ये आपका प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित होती है, ना कि पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। अवलोकन के द्वारा, केस अध्ययन के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं।
शिक्षक जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो अवलोकन के द्वारा भाई, ठीक है, अवलोकन के द्वारा। आप जानते हैं दोस्तों, शिक्षक जो है छात्रों को बिना बताए उनके स्वाभाविक खेल या बातचीत को देखकर उनके व्यवहार का सबसे सटीक अंदाज़ा लगा देता है, और इसी को क्या बोलते हैं भाई? अवलोकन बोलते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नैतिकता किसका विज्ञान है? बताइए, नैतिकता किसका विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, नैतिकता जो है किसका विज्ञान है? सौंदर्य का, सच्चाई का, आचरण का, दिमाग का। जो लोग आचरण पढ़ जा रहे हैं ऑप्शन थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, नैतिकता यानी इथिक्स जो है हमें यह सिखाती है कि समाज में हमारा व्यवहार और चरित्र जो है कैसा होना चाहिए, यह क्या सही है का विज्ञान है। क्या भाई? क्या सही है का विज्ञान है। ठीक है, नैतिकता किसका विज्ञान है? आचरण का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता। बताएं। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं शुद्धता पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक बच्चा जो है नई और मौलिक चीज़ें जो है सोचता है, वह शुरू में गलतियां कर सकता है, इसलिए 100% शुद्धता उसकी प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? मौलिकता तो है, विस्तार भी है, नवीनता भी है, लेकिन शुद्धता नहीं है। यानी 100% जो है वो सही नहीं कह सकता, सही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देगा शुरू में। TLM का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? बताएं। TLM का उपयोग जो है किसके लिए किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, उत्तर बताएं आप लोग। सीखने की सुविधा के लिए। ऑप्शन 4 आपका राइट है। आप जानते होंगे दोस्तों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग, टी से टीचिंग हो गया, एल से लर्निंग हो गया, एम से मटेरियल। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य काम कठिन विषय को सरल बनाना और छात्र के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना होता है, TLM का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। TLM का उपयोग जो है सीखने की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करें। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, सुनने और देखने से ज़्यादा प्रभावी खुद करना है। जब बच्चा किसी चीज़ को खुद अनुभव करता है तो वह जो है उसे कभी नहीं भूलता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो सबसे जो प्रभावी शिक्षण सहायता होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी खुद से करके सीखना, खुद एक्सपीरियंस करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो दी है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या है? आंसर दीजिएगा। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं प्रयोग करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? प्रयोग करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं और राइट आंसर यहाँ पर क्या है? चलिएगा भाई, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा, बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्वयं क्या है? बताइए, स्वयं के बारे में यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा। 21 का आंसर आप लोग बताएं। चलिए भाई,
स्वयं जो है क्या है? दोस्तों स्वयं जो है ये आपका शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ये क्या है दोस्तों? एक डिजिटल कार्यक्रम है, ठीक है। यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हर किसी को कहीं भी और कभी भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, बताएं कैसी भूमिका होनी चाहिए? आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। एक लोकतांत्रिक नेता के जैसे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। शिक्षक को दोस्तों तानाशाह नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो बच्चों के विचारों का सम्मान करे और सबको जो है साथ लेकर चले, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? एक लोकतांत्रिक नेता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण होता है, बताइए। प्रधानाध्यापक का एक प्रशासनिक गुण होता है, यहाँ पर सभी लोग आंसर दें। चलिए छाप दीजिएगा फटाफट आप लोग आंसर। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, कुशल प्रशासन पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों हेडमास्टर का मुख्य काम जो है स्कूल के नियमों को लागू करना और सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, कुशल प्रशासन। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, ये विकल्प आपका राइट है। दोस्तों सिर्फ लेक्चर देना काफ़ी नहीं है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो पूरे पाठ को योजनाबद्ध तरीके से छात्रों के सामने पेश करता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट है। चरित्र का विकास होता है, बताइए। 25 का आंसर दें। चरित्र का विकास जो है होता है। 25 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएं? इच्छा शक्ति के द्वारा, आचरण और व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो चरित्र का विकास साथियों इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, आचरण और व्यवहार ये भी शामिल होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्न में कौन जो है प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त प्रयास कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, शामपट, एपीडीआई स्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का आना चाहिए, बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं श्यामपट पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ब्लैक बोर्ड एक साधारण दृश्य साधन होता है और प्रोजेक्टर और स्लाइड मशीनों को चलाने के लिए बिजली और लेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए वो प्रोजेक्टेड ऐड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग श्यामपट पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड यानी जो श्यामपट होता है दोस्तों एक साधारण दृश्य साधन होता है, ठीक है। ये जो है एक साधारण होता है, बल्कि और सारी चीज़ें जो हैं ये डिजिटल होती हैं। अगला सवाल देखें, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता, बताइए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, बताएं। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ यानी दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो है उत्तर निश्चित होता है, इसलिए टीचर अपनी पसंद से नंबर कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, कोई कमी मत करना आप लोग। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच, लड़कपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, जवानी। 28 का आंसर बताएं। चलिएगा सवाल नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं किशोरावस्था पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपका जो है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है।
दोस्तों किशोरावस्था जो है 12 से 18, आप जानते हैं 12 से 18 वर्ष की यह उम्र जो है बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होता है, जिसे संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, आज्ञा पालन है, पूर्ण ज्ञान। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पूछा गया है। बताइए, ऐसे प्रश्न दोस्तों पेपर में आते हैं। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस पर ही आधारित सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए 29 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो लोग जा रहे हैं जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे कहा नहीं जाता है कि वो बच्चा बड़ा जिज्ञासु है, यानी वो उसके अंदर जानने की इच्छा जो है रहती है, वो हर चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। क्यों भाई? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, हालांकि जिज्ञासु होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बताइएगा, इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कॉमन सेंस के आधार पर आप आंसर कर सकते हैं। भाई बताइएगा, शिक्षण का जो है उद्देश्य क्या होता है? आप जानते हैं छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल बात सही है। और विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऊपर सभी ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं पढ़ाना केवल जो है जानकारी देना नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। पढ़ाना जो है केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि छात्र को जो है सीखने के लिए प्रेरित करना और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि आप मान लो क्लास में जाओ और मान लो आप टीचर बन गए हो और क्लास में जा रहे हो, सिर्फ रटा कर जो है चले आ रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, शिक्षण का जो असली उद्देश्य होता है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, उसके बाद विद्यार्थियों को जो है अभिप्रेरित करना होता है। ठीक है, अगला सवाल, कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है बताएं। 31 का यहाँ पर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी होती है। छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि का मापन। यहाँ पर 31 का आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है। छात्र का अध्ययन, बिल्कुल बात सही है। उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि का मापन। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छात्र के स्वभाव को समझना, उद्देश्य साफ रखना और उसकी पसंद के अनुसार पढ़ाना, इन सब से पढ़ाई में जो है उनका मन लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, राइट आंसर क्या बताएं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों में समझ बनाना। बताएं भाई, जो लोग जा रहे हैं नैतिक मूल्य का ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य बच्चों को ईमानदारी, दया और कर्तव्य जैसे मानवीय गुणों को सिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना होता है। ठीक है भाई, यानी जो मूल्य शिक्षा होती है, मूल्य शिक्षा का मतलब उद्देश्य ही यही होता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है नैतिक मूल्य का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, सीधी भाषा में आप समझिए, इसका उद्देश्य है बच्चों को ईमानदारी, दया और कर्तव्य जैसे मानवीय गुणों को सिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्न में कौन जो है एक अनौपचारिक संस्था है बताएं। वर्ग कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय और आपका दिया है सेमिनार। 33 का आंसर बताएं। अनौपचारिक संस्था के बारे में आपसे यहां पर पूछा है, बताएं। चलिएगा,
साथियों देखिएगा, एक औपचारिक संस्था होती है और एक आपकी जो होती है अनौपचारिक संस्था होती है। औपचारिक संस्था का मतलब दोस्तों होता है जहां पर कुछ नियम रेगुलेशन हो, उसके आधार पर चीजें वहां पर आपको दी जाती हो, ठीक है। जैसे स्कूल क्या है, स्कूल में जो है नियम कानून होते हैं, आप सभी को पता है। तो ये क्या है, ये आपका अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो खेल का मैदान होता है, इसमें कोई अनुसार मतलब इसमें आप कह सकते हो कोई नियम कानून नहीं होता है, इसलिए क्या है, खेल का मैदान क्या है, एक अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है, बताएं। अनुदेशात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सैद्धांतिक। 34 का आंसर करें आप लोग। उपचारात्मक शिक्षण का जो है कार्य क्या होता है, बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं निषेधात्मक ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन आपका यहां पर जो सेकंड दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। गांधी जी ने कहा, प्रॉबेल ने कहा, विवेकानंद ने कहा, जॉन डेवी ने कहा। 35 का उत्तर आप बताएं यहां पर राइट आंसर क्या है, आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। किसके द्वारा कहा गया मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह पंक्ति दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। दोस्तों स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा का काम जो है बाहर से ज्ञान थोपना नहीं होता है, बल्कि छात्र के अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकालना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, बताइए। इसमें से जो है आपसे पूछता है कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, पपेट पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फोटोग्राफ हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया और आपका स्लाइड हो गया, ये क्या आपका ये प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन पपेट जो होता है साथियों ये आपका प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बिल्कुल गलत बात है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा हो तो वो पढ़ने की योग्य नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, निगेटिव टर्म है। बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी भाई गलत बात है, ठीक है। कोई भाई उत्तर रट के जो है एग्जाम पास होगा। बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, ये भी गलत है। अगर भाई ट्यूशन की उसे आवश्यकता थी तो फिर स्कूल क्यों खोले गए थे, स्कूल में इतने सारे शिक्षक क्यों थे। व्यवस्था फेल हो गई, ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक शिक्षा मानती है कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यह स्कूल की पढ़ाने की पद्धति या वातावरण की कमी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक बच्चा फेल हो गया यानी इसका मतलब आप कह सकते हो कि पूरी स्कूल की व्यवस्था ही फेल हो गई, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही फेल हो गई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, बताइए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर बताएं। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर आदर्शवाद पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद मानता है कि शिक्षक का स्थान जो है सर्वोच्च है। क्या भाई, शिक्षक का स्थान सर्वोच्च है और छात्र को कड़े अनुशासन व आदर्शों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करें। निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, बताइए। 39 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समाजशास्त्र जो है हमें समाज में मिलजुल कर रहने और सामाजिक ताने बाने को समझने की शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें और आंसर करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो ऐसा लिया गया हो जो पेपर से बाहर का हो, ठीक है। सभी प्रश्न जो है पेपर के हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 1 अप्रैल 2010 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम साथियों लागू हुआ 1 अप्रैल
2010 को। और ये एक्ट, ये अधिनियम कब पारित यानी RTE एक्ट जो है कब पारित हुआ, ये आपका पारित हुआ 2009 को। और लागू कब हुआ भाई, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पारित कब हुआ 2009 को, लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2010 को, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, और मुझे पूरा भरोसा है ये सारी क्लासेस आपको बहुत बेहतर लग रही होंगी। अगर आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये भरोसा करिएगा आप लोग। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, और जो सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास हुई है उसको जाकर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है, उसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। रात को 8:30 बजे समान हिंदी की क्लास होगी, तो तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन दोस्तों बढ़ता रहता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।